हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंडका मेट्रो पिलर नंबर 459 के ठीक सामने मीडियाकॉम नाम का एक ऑफिस था और इसी ऑफिस में काम करती थी मोनाली नाम की 23 साल की एक यंग और हॉट लड़की। मोनाली की शादी को करीब 6 महीने हो चुके थे। ऐसे ही एक सुबह वो एक हॉट सी ड्रेस पहनकर ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है। तभी उसकी सास मीना उसे रोकते हुए कहती है, बेटा ये कपड़े पहनकर कौन ऑफिस जाता है? जानती नहीं है क्या? ये मुंडका है, मुंडका, अमेरिका नहीं। ओहो माँ जी, आप भी ना, आपको पता है ना, बुराई इंसान के कपड़े पहनने में नहीं लोगों के देखने में होती है। पर बेटा माँ जी अभी मैं लेट हो रही हूँ, जाती हूँ, शाम को मिलती हूँ आपसे। और हाँ, आज शाम आप कोफ्ते की सब्जी बना लेना, मैं आकर रोटी और चावल बना दूंगी। इतना कहकर मोनाली खुद पर परफ्यूम स्प्रे करती है और जल्दी से अपने घर के बाहर खड़ी स्कूटी को स्टार्ट करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो ऑफिस पहुंचकर स्कूटी को स्टैंड पर रखती है, तभी मुंह में पान लिए एक आदमी उसके सर पर छतरी खोल देता है, जिसे देखकर मोनाली कहती है, अरे अरे दुबे जी, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आने वाली हूँ? जी, बस आपकी ये खुशबू हवा में और मीडियाकॉम में ऐसी घुली है कि आपके आने से पहले ही आ जाती है। ओहो, आप भी ना, अब इतनी भी खुशबूदार नहीं हूँ मैं। अरे आप क्या हैं क्या नहीं, कोई हम जैसे लोगों से पूछे जिनकी रातों की नींद चली गई है। आपकी ये हॉटनेस देखकर इस सूरज की गर्मी से बचने के लिए तो फिर भी एसी वाले कैबिन में बैठ जाते हैं, पर आपके हुस्न की गर्मी से बचने के लिए कहाँ जाएं? फिलहाल तो ऊपर चले, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। संचित सर वेट कर रहे हैं, मीटिंग है मेरी। इतना बोलकर मोनाली जल्दी से अपने कैबिन की तरफ जाती है। मोनाली की हॉटनेस का पूरा मीडियाकॉम दीवाना था। अपने कैबिन में पहुंचकर मोनाली जल्दी से बैग कुर्सी पर रखती है और फाइल उठाकर सीधे अपने बॉस संचित के कैबिन में जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। नो इट्स ओके, प्लीज सिट। थैंक यू सर, ये है आज की मीटिंग की फाइल्स। ओके, वैसे तुम काफी अच्छी लग रही हो मोनाली। ओह थैंक यू, ओके मैं चलती हूँ। इतना कहकर जैसे ही मोनाली वहाँ से जाने लगती है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो जैसे ही गिरने लगती है, तभी संचित उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और कहता है, तुम ठीक ही हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम बहुत हॉट हो मोनाली, अगर फ्री हो तो शाम को डिनर पर चलें? 6 बजे होटल रॉयल मिड। इतना कहकर मोनाली वहाँ से चली जाती है और शाम को संचित के साथ डिनर पर जाती है, जहाँ बाकी लोगों को मेहनत करके अपना काम करना पड़ता था। वहीं मोनाली अपनी हॉटनेस और लटके झटकों के बल पर अपना आधा काम बाकी सब से करवा लेती थी। ऐसे ही एक दिन लंच में मोनाली ऑफिस की बालकनी में खड़ी होकर सामने से गुजर रही मेट्रो को देख रही होती है। तभी उसके पास विवंत नाम का एक हैंडसम सा लड़का आकर कहता है, सॉरी, बस खाना खाने में थोड़ा टाइम लग गया। कोई नहीं। वैसे यार एक बात बताओ, तुम नहीं चाहती कि ऑफिस के लोग अच्छे से काम करें? क्यों? मेरी जान, जब तुम रोज रोज इतना हॉट बनकर मुंडका के इस मीडियाकॉम में आती हो तो पता नहीं कितने दिलों का फ्यूज उड़ जाता है। अच्छा जी, और? वैसे यार एक बात बताओ, तुम इतनी हॉट बन के आती हो, तुम्हारे पति और सास तुम्हें कुछ कहते नहीं? कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, पर मोनाली को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो खाना वाना तो बहुत हो गया, अब एक मीठी सी किस दे दो। किस? वो भी यहाँ बालकनी में? हाँ बालकनी में। क्यों, हवा निकल गई? बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर विवंत मोनाली को अपनी तरफ खींचता है और उसके गालों पर किस कर देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से यूं ही प्यार भरी बातें करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और मोनाली के हॉटनेस के चर्चे बढ़ते जाते हैं। मोनाली कभी संचित, कभी दुबे तो कभी विवंत के साथ वक्त गुजारने लगती है। ऐसे ही एक सुबह जब मोनाली रेडी हो रही होती है, तभी मीना उसे देखकर कहती है, बहू पड़ोस की शांता भी तेरे ऑफिस में काम करने लगी, बड़ी तारीफ कर रही थी तेरी। अब माँ जी आपकी बहू है ही काबिले तारीफ, तो तारीफें तो होंगी ही। देख बहू, हम तुझ पर बहुत यकीन करते हैं, इसलिए तुझे हर चीज पहनने ओढ़ने की भी छूट दी है। याद रखना कभी कुछ गलत न सुनना पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आप चिंता मत करो, अभी मैं ऑफिस जाती हूँ। इतना कहकर मोनाली घर से निकल जाती है
और मीडियाकॉम पहुंच जाती है, जहां वो आराम से अपने कैबिन में बैठी होती है। तभी वहां कामना नाम की एक लड़की आकर कहती है, मोनाली मैम, संचित सर ने आपको कैबिन में बुलाया है। ओ, याद आ गई इनको मेरी। वैसे मोनाली मैम, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बोलो। आपने जो ये अपने हुस्न का जलवा दिखाकर सबको अपने पीछे लगाए रखा है, याद रखिए आप एक शादीशुदा लड़की हैं। ये सब बताने वाली मुझे तुम कौन होती हो? एक लड़की हूँ और बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ जब एक लड़की की इज्जत की धज्जियाँ उड़ती है तो कैसा तमाशा होता है। बाकी आप समझदार हैं, मेरा क्या है। कामना की बात को इग्नोर करके मोनाली संचित के कैबिन में जाती है और कहती है, सर आपने बुलाया? हाँ मोनाली, मैं दुबे और विवंत को ऑफिस से निकाल रहा हूँ। ये उनका रेजिग्नेशन लेटर है, दे दो उनको। पर क्यों? ये देखो इसलिए। जैसे ही मोनाली उस वीडियो को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मोनाली कभी विवंत तो कभी दुबे की बाहों में इश्क फरमा रही थी। समझ आ गया क्यों निकाल रहा हूँ, या फिर और समझा दूं? अब तुम दोनों को जाकर ये लेटर दो और पूछे तो सच सच ही बताना कि क्यों निकाला है। और एक बात याद रखना, तुम मेरी ही हो और मेरी बनकर रहोगी। इस बार माफ कर रहा हूँ, पर याद रखना जितनी हॉटनेस तुम्हारे बदन की है उससे ज्यादा इस वीडियो की है। अगर चाहती हो कि ये वीडियो लीक ना हो तो जैसा कहता हूँ वैसा करो। मोनाली बिना कुछ कहे संचित से वो लेटर ले जाकर विवंत और दुबे को देती है और उन्हें मीडियाकॉम से निकाल दिया जाता है। दिन गुजरते जाते हैं। कल तक जिस संचित का बात करना, पास आना मोनाली को अच्छा लगता था, अब ये सब मोनाली को अजीब लगने लगा था। वो जितना संचित से दूर जाती वो उतना ही उसके पास आता। ऐसे ही एक दिन जब मोनाली शाम के वक्त ऑफिस से निकल रही होती है, तभी संचित उसके पास आता है और उसे पीछे से हक करके कहता है, बेबी आज घर पर कोई नहीं है, चलो चले, आज तुम्हारी इस हॉटनेस को और जवान करता हूँ। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी बीवी नहीं हूँ मैं जो तुम मुझसे ये सब करने के लिए बोल रहे हो। बीवी तो तुम सगे पति की भी नहीं हो, मुंडका की होठ बहू हो। एक पति के होते हुए भी जिस औरत के 36 यार हों, वो पत्नी होने की बात करती है। चलो मेरे साथ, नहीं तो सारे ऑफिस को बता दूंगा कि क्या हो तुम। इतना कहकर जैसे ही संचित मोनाली को जबरन अपने साथ ले जाने लगता है, तभी वहाँ कामना आती है और कहती है, सर, आपने अभी जो बदतमीजी मोनाली मैम के साथ की है या जो भी आप करना चाह रहे थे, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पब्लिक में आपको एक्सपोज ना करूं, तो मोनाली मैम को मेरे साथ जाने दीजिए। कामना की बात सुनकर संचित के पेचे ढीले हो जाते हैं और वो मोनाली को छोड़ देता है, जिसके बाद कामना मोनाली को उसके घर छोड़ देती है। इस हादसे के बाद से मोनाली को सीख मिलती है कि हॉट होना अच्छी बात है, पर अपनी अदा का गलत फायदा लेना खुद को मुसीबत में डालता है और किसी को नहीं। एक ट्रक अपनी तेज स्पीड से चल रहा होता है और करीबन 2 घंटे के बाद वंदना को होश आता है और फिर वो बोलती है, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कहीं पे बंद हो गई हूँ? अरे ये जगह तो हिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसी बॉक्स में बंद हो गई हूँ? 11 घंटे पहले। अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? सही से करो ना, माला टूटी हुई है। अरे भैया आपसे बोला था ना कि मंडी से सारी सब्जी ले आओ, ले आए? नहीं मैडम जी, गाड़ी तो जाम में फंस गई। ओहो, अब सारे गेस्ट का खाना जल्दी कैसे बनेगा? चलो ठीक है, आप बाकी का काम देखो। स्वीटी पूरे फंक्शन की तैयारियों में लगी होती है कि तभी उसकी मम्मी रेखा आकर उससे कहती है, बेटा ये सब क्या है? अभी तक तू तैयार नहीं हुई। तुझे पता है ना तेरे बिना फंक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता, और फिर तुझे मेहंदी भी तो लगवानी है। माँ आप फिक्र मत करो, मैं हो जाऊंगी अभी रेडी। आपने मेहंदी वाली को कॉल किया? ओहो, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। खैर तू काम खत्म कर जब तक। ठीक है माँ। कुछ ही देर के बाद दूल्हा और उसके घर वाले आ जाते हैं और रेखा अपने पति किशोर के साथ मिलकर सभी का स्वागत करती है। उन्हें अच्छे से बिठाकर शरबत देती है कि तभी दूल्हा यानी कि युवराज अपनी सासू माँ से कहता है, मेरी प्यारी सी सासू माँ, जल्दी बताइए ना मेरी वाली कब आएगी? अभी आने वाली है वंदना। ना ना सासू माँ, मैं उस पागल लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं तो स्वीटी के बारे में पूछ रहा हूँ। कब आएगी साली साहिबा? बदमाश कहीं का, अभी बताऊँ तुझे, तेरी शादी बंधु से हो रही है, शिवी से नहीं। सासू माँ इतना मजाक तो कर सकता हूँ आपसे, आखिर मैं आपका क्रश जो हूँ। चल पागल। इतनी बात करके
रेखा तो अपने काम में व्यस्त हो जाती है, तो वहीं युवराज सीटी बजाते हुए धीरे धीरे सबकी नजरों से बचाकर ऊपर कमरे में चला जाता है और बोलता है, आज तो वंदू की बच्ची तू बचेगी नहीं, आ रहा हूँ तेरे पास। इतना बोलकर वो उल्टे पांव चल रहा होता है कि स्वीटी से टकरा जाता है और उसे पकड़ लेता है। वे युवराज उसकी आंखों में देखकर बोलता है, बाहों में चले आओ हमसे सनम, क्या पर्दा हो हमसे सनम, क्या पर्दा। ओहो जीजू, आप यहाँ कैसे आए? आया था पेड़े के पास, पर रसमलाई मिल गई, तो क्या करूं। ओहो, वैसे एक बात कहूँ, आपकी बाहों में ऑलरेडी हूँ और आपसे पर्दा तो करती नहीं मैं, तो कोई अच्छा सा ही गाना गा लेते कम से कम। कि तभी दरवाजे पर किशोर खटखटाते हुए कहता है, स्वीटी बेटा जल्दी रेडी हो जा, तुझे नीचे कैटरिंग वाला बुला रहा है। आई पापा, बस 5 मिनट। ओहो, आप तो बच गई साली साहिबा। चलिए नीचे अपने पेड़े के पास, क्योंकि ये रसमलाई तो आपको मिलने से रही। दोनों नीचे चले जाते हैं और युवराज की माँ सुमन डांट कर उसे अपने पास बिठा लेती है, जिसके कुछ ही देर के बाद रेखा के कहने पर स्वीटी अपनी बहन वंदना को नीचे लेकर आती है और नीचे आते हुए वंदना स्वीटी के कान में कहती है, स्वीटी बताना मैं कैसी लग रही हूँ, तेरे जीजू को पसंद तो आऊंगी ना मैं। हाँ दीदी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, एकदम पटाखा। जीजू आपको देखकर फ्लैट ही हो जाएंगे। इतना बोलकर दोनों नीचे आ जाती हैं और युवराज वंदना को सुंदर से लहंगे और फ्लावर्स की ज्वेलरी में देखता ही रह जाता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और शर्मा रहे होते हैं। तभी युवराज बोलता है, वंदू आज बहुत अच्छी लग रही हो, अब और बिजली मत गिराओ, कहीं मैं यहीं ढेर ना हो जाऊं। यू भी पागल हो क्या? और वैसे भी बिजली तो तुम पर ही गिरानी है मुझे। मेहंदी के बाद मुझसे छत पर मिलने आना। नहीं जीजू, मैं तो दीदी को आने ही नहीं दूंगी। तुम बातें सुन रही हो साली साहिबा हमारी? गलत बात, तुमसे तो अकेले में लिपटूंगा मैं, मेरा मतलब निपटूंगा। जरूर जी जा जी, चलिए वहाँ बैठ जाइए, मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है अब। स्वीटी के कहने पर जैसे ही युवराज सोफे पर बैठता है, उसके बैठते ही वहाँ जोरों से कुछ टूटने की आवाज आती है और सारे आसपास के रिश्तेदार साथ ही उसकी माँ सभी उस पर हंसने लगते हैं। और युवराज जब उठकर चादर हटाकर देखता है तो वहाँ बहुत सारे बिछे हुए पापड़ मिलते हैं, जिसके बाद वो बोलता है, मुझे पता है ये काम हमारी साली साहिबा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हाँ हाँ जीजू, आपकी तो लग गई। क्या लगी? जीजू वाट, और क्या? कोई नहीं साली साहिबा, आप हमसे अभी मजे ले लीजिए, बाद में हम ले लेंगे। इतना सब होने के बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू कर दिया जाता है, जहाँ सभी नाच गाना शुरू करते हैं और दोनों बहनें एक साथ बैठकर मेहंदी लगवा रही होती हैं। ऐसे में वंदना अपने हाथों पर युवराज का नाम लिखवा लेती है कि तभी मेहंदी वाली कंफ्यूज होकर स्वीटी के हाथों पर भी युवराज का नाम लिख देती है। और कुछ ही देर के बाद जब दोनों बहनें एक दूसरे को अपनी अपनी मेहंदी दिखाकर डांस कर रही होती हैं, तो वंदना अपनी बहन की हथेली पर अपने पति का नाम देख लेती है और फिर वो बोलती है, स्वीटी तेरे हाथ पे तेरे जीजू का नाम क्यों है? मेरे हाथ पर जीजू का नाम? नहीं तो मैं क्यों लिखवाऊंगी? आपको कोई गलतफहमी हो रही है दीदी। जरा अपने हाथ में देख, खुद पता चल जाएगा तुझे। दीदी सच में मैंने ऐसा नहीं किया, उस मेहंदी वाली को कोई गलतफहमी हो गई है। स्वीटी की बात सुनकर वंदना मेहंदी वाली से सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती है, जिसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर फिर से मेहंदी के फंक्शन को स्टार्ट करती हैं और डांस करने लगती हैं। तो वहीं युवराज भी नागिन डांस करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर के बाद वंदना अपनी मेहंदी छुड़ाने के लिए घर के बाहर की तरफ जाती है, जहां बड़े बड़े बक्सों में शादी के डेकोरेशन का सामान रखा होता है। वहीं खड़ी होकर वो अपनी मेहंदी छुड़वा रही होती है कि उसे अचानक युवराज का कॉल आ जाता है। वंदू बेबी किधर हो तुम? आज तुम्हें पकड़ के ही रहूंगा। अच्छा पकड़ के दिखाओ, मैं बाहर हूँ, मेहंदी छुड़ा रही हूँ, तुम ढूंढ नहीं पाओगे। वंदना की बात सुनकर युवराज उससे मिलने के लिए जा रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक्साइटेड वंदना युवराज को मजा चखाने के लिए एक बड़े से बॉक्स के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है। लेकिन अचानक कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आते हैं और वो बॉक्स के अंदर गिर जाती है, जिसके बाद
डेकोरेशन वाले लड़के आकर वो डब्बा बंद करके जब ट्रक में रख रहे होते हैं, तब एक आदमी बोलता है, अरे ये डब्बा तो बहुत भारी हो गया, उस टाइम भी बहुत भारी था, पता नहीं ऐसा क्या रख दिया है। अरे हरिया, जरा आकर मदद तो कर मेरी। आया भाया। वो दोनों ट्रक लेकर निकल जाते हैं और अपनी जगह पर पहुंचने के बाद वो लोग डब्बे उठाकर फिर से गोडाउन में रखते हैं और वहां से चले जाते हैं कि तभी वंदना को होश आता है और वो बोलती है, अब हिलना बंद हो गया, शायद इन लोगों ने ट्रक को रोक दिया है कहीं पे। मैं बाहर कैसे निकलूं, कुछ तो समझ नहीं आ रहा मुझे। हे भगवान, मेरा दम घुट रहा है। वहीं दूसरी तरफ युवराज वंदना को ढूंढ रहा होता है और सभी से उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन किसी को भी वंदना की कोई खबर नहीं होती। ऐसे में स्वीटी और बाकी सभी घर वाले मिलकर भी वंदना को ढूंढते हैं। तभी युवराज बोलता है, हर जगह देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिल रही। दोनों बाहर की तरफ आसपास जाकर देखते हैं और उन्हें अचानक जमीन पर पड़ी हुई कुछ मेहंदी नजर आती है और वो वंदना को तुरंत फोन मिलाते हैं, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया आता है। मगर युवराज हार नहीं मानता और उसे बार बार फोन मिलाता जाता है कि अचानक वंदना का कॉल कनेक्ट हो जाता है। तभी यूवी उससे पूछता है, वंदना, वंदना तुम कहाँ हो? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। युवराज, मैं कहीं बंद हो गई हूँ बॉक्स में, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। इतना कहते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और युवराज स्वीटी के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। साथ ही वो लोग पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं और जैसे ही पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है, वो लोग वंदना को बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और उसे बॉक्स में से बाहर निकालकर होश में लाते हैं। जिसके बाद वो तीनों घर वापस लौटते हैं, जहां घर वाले उनकी नजर उतारते हैं और अगले दिन वंदना और युवराज की बड़े ही धूमधाम से और पूरे विधि विधान के साथ शादी संपन्न हो जाती है और दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।